नमस्कार प्यारे साथियों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की लगातार आपको क्लासें दी जा रही है तृतीय प्रश्न पत्र के लिए। और आज की हमारी जो क्लास रहेगी विशेष, वो रहेगी मॉडल टेस्ट पेपर, जो आपको नानक क्लासेज ऐप में उपलब्ध करवाया जा चुका है। उसकी व्याख्या, तृतीय प्रश्न पत्र टोटल के वो टॉपिक में दे रखा था आपके राजस्थान के टॉपिक से संबंधित राणा मेवाड़ वंश से दे रखा था। इसके अलावा आपको कला संस्कृति का टॉपिक था, भूगोल के अंदर जलवायु मृदा थी। ये सारे जितने भी आपको सिलेबस दे रखे थे, तो जिस भी विद्यार्थी ने नानक क्लासेज ऐप के अंदर ये हमारे टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं किया, वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना। तीसरा टेस्ट हो चुका है, उस टेस्ट की व्याख्या आज मैं उपलब्ध करवा रहा हूं नानक क्लासेज ऐप में। जिसने कोर्स ले रखा है उनको वहां भी मिलेगा और यूट्यूब पर निःशुल्क भी मिल रहा है। तो नानक क्लासेज ऐप में आपने ज्वाइन कर रखा है, यहाँ आपको मिल रहा है और यूट्यूब पे मिल रहा है। दोनों जगह आपको सुविधा उपलब्ध हो रही है, ताकि आपने टेस्ट दिया उसकी व्याख्या, वैसे सोल्यूशन लगभग दिया हुआ है, फिर भी आपको नई चीज कुछ सीखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करें तीसरा मॉडल पेपर। पहला प्रश्न देखो आपके सामने, तीजो कुरियो आठवां काल, यह कहावत किससे संबंधित है? तीजो कुरियो और आठवां काल, यानी राजस्थान के अंदर समय समय पर अकाल पड़ते रहे, समय समय पर, और हर साल लगभग कई कई जिले तो चपेट में आते रहते हैं अकाल से। लेकिन भयंकर अकाल, जैसे आपने सुना होगा 1899 में छप्पनी अकाल पड़ा था, क्योंकि 1956 में विक्रम संवत थी। 2002-3 के अंदर बड़ा अकाल पड़ा था राजस्थान के अंदर। तो इस प्रकार तीजो कुरियो आठवां काल, यह कहावत किससे संबंधित है? अकाल से संबंधित है। किससे? अकाल से। और आए दिन राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में तो भीषण गर्मी पड़ती है, और मानसून समय भी अरावली पर्वतमाला के कारण बारिश बहुत कम होती है, तो अकाल की चपेट में अक्सर आते हैं। राजस्थान में बहुधा सूखा व अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? राजस्थान में बहुधा सूखा और अकाल पड़ने का आधारभूत कारण क्या है? तो इसका कारण है अनियमित, अपर्याप्त और अनिश्चित वर्षा। ठीक है, अब बारिश होती है लेकिन कोई निश्चित नहीं है, पर्याप्त नहीं होती है उतने लिए, और अनियमित होती है, कोई सिस्टम नहीं है। ठीक है। हल्दी घाटी, अब ये दो प्रश्न जलवायु के थे, आगे चर्चा करूंगा मैं। अब हिस्ट्री से क्वेश्चन है, हल्दी घाटी युद्ध में एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने हरावल दस्ते का नेतृत्व किया। सबसे पहले आपको याद रखना है, हरावल दस्ता होता है सेना की अग्रिम पंक्ति, सेना की अग्रिम पंक्ति, सेना की अग्रिम पंक्ति होती है, वो हरावल होता है। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ 18 जून 1576। आपको कई तारीख जगह 21 जून डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के द्वारा ये भी मिल सकती है। तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था किस किस के बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था। प्रताप और अकबर का भेजा हुआ सेनापति मान सिंह, इन दोनों के बीच हुआ। अब ये बीच युद्ध हुआ, तो इस युद्ध के अंदर जब सेना की टुकड़ी जाती है तो उसका हरावल दस्ता होता है, आगे वाला दस्ता होता है। उस हरावल दस्ते का नेतृत्व एकमात्र मुस्लिम सेनापति जिसने किया, उनका नाम था हकीम खां सूरी। महाराणा प्रताप की तरफ से हरावल दस्ते का नेतृत्व किसने किया था? हकीम खां सूरी ने किया था। याद रखना, इंपॉर्टेंट पर्सन है, वही आपके लिए स्पेशल दे रहा हूं, हकीम खां सूरी। ठीक है। कहां के थे? खमनौर राजसमंद के। इनका संबंध पूछे कहां से? खमनौर राजसमंद के थे। हसन खां मेवाती, हमने पढ़ा खानवा युद्ध में हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था। खानवा युद्ध 17 मार्च 1527, हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था। तो दोनों में कंफ्यूज, ये मेवात के थे और ये खमनौर के। हल्दी घाटी युद्ध में चेतक और महाराणा प्रताप के घायल होने पर प्रताप को युद्ध से निकालकर राज चिन्ह किसने धारण किया? चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था, जब जो मान सिंह है उसका हाथी था मर्दाना। मान सिंह का हाथी कौन सा? मर्दाना। मान सिंह का हाथी, उसका नाम था मर्दाना। नामक हाथी पर मान सिंह बैठा था, और कहते हैं कि मान सिंह के जो हाथी था मर्दाना, उसकी सूंड में एक जहरीला खंजर था। क्या था? जहरीला खंजर था। उस खंजर से क्या हुआ कि महाराणा प्रताप का जो घोड़ा चेतक था वो घायल हो गया। ठीक है, खंजर से घायल हो गया, और घायल हो गया तो महाराणा प्रताप सेना से गिर गए, तो उन्हें बाहर निकाला गया वहां से घायल अवस्था में, और राजची ने जो धारण किया था वो झाला मन्ना ने किया था। अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने, बहुत सारे तो क्या 3-4 विद्यार्थी शायद उनको पता नहीं होगा कि झाला मन्ना का एक दूसरा नाम था जाला बिद्दा। जाला मन्ना का एक दूसरा नाम क्या था? जाला बिद्दा था। उन्होंने ऐप के अंदर रिपोर्ट लगा रखी थी कि ये उत्तर नहीं हो सकता, तो जाला मन्ना को ही बिद्दा कहते हैं। तो आप जब भी
ऐप के अंदर रिपोर्ट लगाओ ना कि ये क्वेश्चन गलत है कि सही, पहले आप उसको समझा करो, उसको देखा करो। जहां तक होता है 99.99% उत्तर सही होता है। कई बार टेक्निकल टीम क्या करती है, उत्तर लगाना होता है बी या सी लगा देते हैं, तो वो कई बार हो जाता है। बाकी आप रिपोर्ट लगाने से पहले उसकी जानकारी पूरी लें, पूरा सही रूप से पढ़ें। बहुत सारे विद्यार्थी तो मैंने देखे करंट के अंदर रिपोर्ट लगा देते हैं, और मैं उनको एक दो विद्यार्थियों को मैंने कॉल भी किया कि आपने किस आधार पे इस पे रिपोर्ट लगाई है। फिर वो कहते हैं कि सर मुझे कंफ्यूज लगा। कंफ्यूज नहीं है, ऐसे रिपोर्ट नहीं लगानी, क्लियर देखो, एकदम क्लियर गलत है तो ही उसमें रिपोर्ट लगाओ। ठीक है, ये आगे से ध्यान रखना है। तो जाला मन्ना या जाला मन्ना कोई विद्या कहते हैं, उन्होंने क्या है, महाराणा प्रताप का राज चिन्ह धारण किया और युद्ध किया था। कुंभलगढ़ के युद्ध के बाद दुर्ग पर किसने अधिकार किया था? देखो, कुंभलगढ़ का युद्ध हुआ था 1578 में। जब 1576 के युद्ध में मानसिंह महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाए थे, तो अकबर ने शाहबाज खां को महाराणा प्रताप के विरुद्ध 3 बार भेजा। कितनी बार? 3 बार। 1577 में पहली बार भेजा, फिर 1578 में भेजा, और 1579 में। हालांकि ये महाराणा प्रताप को पकड़ नहीं पाया था, लेकिन 1578 में इसने कुंभलगढ़ के युद्ध के अंदर कुंभलगढ़ को अपने अधिकार में ले लिया था। ये कुंभलगढ़ बड़ा चर्चा में है। इसको मेवाड़ शासकों की मेवाड़ शासकों की संकट स्थली कहते हैं। संकट के समय यहाँ आते थे, महाराणा प्रताप भी आए थे, उदय सिंह भी आए थे, मेवाड़ शासकों की संकट स्थली कहते हैं। तो शाहबाज खां ने किया था, ये ध्यान रखना। चावंड के निकट बाडोली या बाडोली नामक गांव में किस शासक की छतरी बनी हुई है? तो चावंड कहाँ पे है? उदयपुर में। चावंड कहाँ पे है? उदयपुर में। चावंड के निकट स्थान है बाडोली गांव, जहां महाराणा प्रताप की 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। कितने? 8 खंभों की छतरी बनी हुई है। किसकी? बाडोली गांव, चावंड, उदयपुर में। और महाराणा प्रताप के चावंड के अंदर पेनोरमा स्थापित किया जा रहा है 4 करोड़ की लागत से। पेनोरमा क्या होता है? इनकी मूर्ति स्थापित की जाएगी। इनकी जितनी भी ऐतिहासिक कहानी है, उनका सचित्र वर्णन वहां पे मिलेगा। वो पर्यटकों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो पेनोरमा 4 करोड़ की लागत से चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप बनेगा। और याद रखना, अभी राजस्थान सरकार ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की मंजूरी दे दी है। करंट में पढ़ते हो ना, सुबह रोज 8 बजे करंट की क्लास लगाया करो, सारी चीज समझ में आ जाएगी। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप बोर्ड के गठन की मंजूरी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दे दी। और महाराणा प्रताप के नाम पर, यानी महाराणा प्रताप का पेनोरमा कहाँ बनेगा? चावंड उदयपुर में, 4 करोड़ की लागत से। ठीक है। और चावंड के निकट बाडोली गांव में 8 खंभों की छतरी महाराणा प्रताप की बनी हुई है। महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अगला देखो, हल्दी घाटी के निकट बलीचा गांव में किसकी छतरी बनी हुई है? तो हल्दी घाटी के निकट बलीचा गांव है, उसमें किसकी छतरी बनी हुई है? चेतक की। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा। राम प्रसाद महाराणा प्रताप का हाथी। प्रताप का हाथी राम प्रसाद। ठीक है, राम प्रसाद प्रताप का हाथी था, चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा था। तो हल्दी घाटी के निकट यह स्थान उदयपुर और राजसमंद की सीमा पर बलीचा है। बलीचा में किसकी छतरी बनी हुई है? चेतक की छतरी। अगला, बादशाह ने मेवाड़ के राणा को आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किसका है? बादशाह ने राणा को अपने आपस के समझौते से अधीन किया था, न कि बल से। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? सर टॉमसरो। जानते हो सर टॉमसरो, जो 1616 में जहांगीर से पहली बार मुलाकात करता है अपने राजस्थान के अजमेर जिले के मैगजीन दुर्ग के अंदर, वो वही सर टॉमसरो थे। जय उदयपुर में स्थित शिव प्रसन्न विलास महल का निर्माण मेवाड़ के किस महाराणा ने करवाया था? यह महल वर्तमान में बाड़ी महल के नाम से प्रसिद्ध है। उदयपुर में स्थित शिव प्रसन्न विलास महल का निर्माण मेवाड़ के किस महाराणा ने करवाया था? यह महल वर्तमान में बाड़ी महल के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये करवाया था महाराणा अमर सिंह। महाराणा अमर सिंह द्वितीय। याद रखना, महाराणा अमर सिंह द्वितीय की जब भी बात आए तो महाराणा अमर सिंह द्वितीय ने अपनी पुत्री चंद्र कुंवरी का विवाह चंद्र कुंवरी का विवाह स्वाई जय सिंह से किया था। जयपुर के शासक है, स्वाई जय सिंह से किया था।
जिससे माधो सिंह का जन्म हुआ था। ये समझौता हुआ था देबारी समझौता। ये मैंने आपको पूरा डिटेल बताई थी, हिस्ट्री पढ़ाई थी तब। तो डेली 10 बजे क्लास आती है। आज तो मॉडल पेपर आ गया, बाकी डेली आपको क्लास मिलती है। हिस्ट्री पूरी हो चुकी है, कल्चर चल रही है, तो आज मॉडल पेपर है, कल बाकी आते रहेंगे। और ये कॉलेज लेक्चरर संपूर्ण सिलेबस पर आधारित टेस्ट सीरीज चल रही है। सामान्य पेपर टेस्ट सीरीज थर्ड पेपर पूरा राजस्थान जीके आएगा, जिसमें आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, कल्चर, इकोनॉमिक्स और करंट, वो सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको टेस्ट दे रहा हूँ। ठीक है, 3 टेस्ट हो चुके हैं, चौथा टेस्ट होगा। और इसकी एक तो ध्यान रखना है, इसकी पीडीएफ मिलती है टेस्ट की, ओनली पीडीएफ है टेस्ट करने के लिए, प्लस ओएमआर प्रिंट निकाल के आप कर सकते हो। और इसका सोल्यूशन आपको ऐप के अंदर ही देखना है। ऐप में टेस्ट है ना पूरा 100 प्रश्नों का, तो उसमें एक आधा प्रश्न करके और उसको सेव नेक्स्ट करके और लास्ट कर दो, उसको सबमिट कर दो। सबमिट करने के बाद सोल्यूशन आ जाएगा और हर एक क्वेश्चन के नीचे व्याख्या आएगी, वो ज्वाइन कर लेना। पूरा नानक क्लासेज ऐप स्टोर, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेज है, ऐप डाउनलोड करो। टेस्ट सीरीज जरूर लेना। और ये टेस्ट सीरीज अगर आप लगातार करते रहे, आपके थर्ड पेपर में जो जितने नंबर बनते हैं उतने नंबर बन जाएंगे, ये श्योर है। बाकी क्लास लगातार मैं निःशुल्क आपकी यूट्यूब पे दे रहा हूँ, और प्लस ऐप में आपको दे ही रहा हूँ, यहाँ पे ऐप पे मिल रही है, तो ये सारी चीज ध्यान रखना। किस महाराणा के प्रयासों से 1835 में डाकन प्रथा को सर्वप्रथम गैर कानूनी घोषित किया? डाकन प्रथा, सती प्रथा और बहुत सारी प्रथाएं हुआ करती थी। अंग्रेज भारत को गुलाम तो बना के गए थे, लेकिन इन प्रथाओं का में समाप्त करने में बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है, तो डाकन प्रथा पर रोक लगाई थी उस समय 1853 में शासक थे स्वरूप सिंह। ये वही पुरुष है जो 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों का साथ दिया था, स्वरूप सिंह। ठीक है, ये याद रखना। इस मेवाड़ के शासक के समय 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया? किस मेवाड़ शासक के समय 1841 में मेवाड़ भील कोर का गठन किया गया था? उस समय शासक थे सरदार सिंह। कौन थे? सरदार सिंह उस समय शासक थे, जिनके समय क्या हुआ कि मेवाड़ भील कोर का गठन हुआ 1848 में, और इसका मुख्यालय खेरवाड़ा उदयपुर में था। इसका मुख्यालय तो खेरवाड़ा उदयपुर में था। खेरवाड़ा उदयपुर में था। ठीक है, कौन से शासक? सरदार सिंह। महाराणा भीम सिंह ऐसे शासक थे जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से 1818 की संधियां की थी। भीम सिंह सिंसोदिया था, ये याद रखना। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप और गुरु विशिष्ट अवार्ड की राशि 1 लाख से बढ़ाकर कितनी कर दी है? अब ये मेवाड़ पढ़ रहे हैं, महाराणा प्रताप पढ़ रहे हैं, तो प्रश्न आ गया, और करंट का भी है। राजस्थान सरकार द्वारा महाराणा प्रताप पुरस्कार की शुरुआत की थी 1982-83 में। ठीक है, और गुरु विशिष्ट अवार्ड की शुरुआत की थी 1985-86 में। बहुत बार प्रश्न आता है कि राजस्थान में एक प्रशिक्षक को, एक खिलाड़ियों के गुरु को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गुरु विशिष्ट अवार्ड। एक आपने पुरस्कार का नाम सुना है, द्रोणाचार्य पुरस्कार, वो भी ऑप्शन में आता है, वो सेंटर सरकार देती है। केंद्र सरकार 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार वो देती है। लेकिन यहाँ ये राजस्थान का पूछ रहा है कि राजस्थान में एक प्रशिक्षक खिलाड़ी को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? गुरु विशिष्ट अवार्ड। कब शुरुआत हुई? 1985-86 को। महाराणा प्रताप एक खिलाड़ी को दिया जाता है, ठीक है, 1982-83 में। अब वर्तमान में इनकी राशि बढ़ा दी है, याद रखना, वो प्रश्न 2 बार पेपर में आ चुका है। 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, और यहां भी कितने दिए जाते हैं? गुरु विशिष्ट अवार्ड में 5 लाख रुपए, सीधा 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किए, ये ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 5 लाख। किस स्थान पर महाराणा प्रताप का पेनोरमा बनाने की घोषणा? ये अभी मैंने बता ही दिया आपको, चावंड उदयपुर के अंदर। गोगुंदा में क्या हुआ था? 1572 में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था, राज्याभिषेक हुआ था, ध्यान रखना। और कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़ तो संकट मोचन राजधानी है, यहाँ कुंभलगढ़ को राजधानी भी बनाई थी, लेकिन 1578 में वो जीत ले। मायरारी गुफा हल्दी घाटी के समय प्रताप का शास्त्रागार था। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो मान सिंह ने अपने अस्त्र शस्त्र और सारा सिस्टम मैगजीन दुर्ग में स्थापित किया था, जबकि महाराणा प्रताप ने मायरा की गुफा उदयपुर केंद्र है वहां रखा था। 1679 ईस्वी में औरंगजेब की जजिया कर का विरोध किसने किया था? औरंगजेब 1658 से लेकर 1707 तक मुगल बादशाह था। औरंगजेब ने 1679 में जजिया कर लगा दिया था, तो इसका विरोध किया था राज सिंह ने। ये राज सिंह मेवाड़ का शासक बना 1652 में, और 1680 में इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना है, जजिया कर क्या होता है? गैर मुसलमानों पर कर।
पर धार्मिक कर, एक प्रकार का धार्मिक कर है और गैर मुसलमानों पर लगता था ये कर। तो राज सिंह ने इसका विरोध किया था। जबकि राज सिंह की जब भी बात आए तो आपको जरूर याद रखना, राज सिंह को एक उपाधि प्राप्त थी विजय कटकातु की। कौन सी? विजय कटकातु की उपाधि प्राप्त थी। और एक उपाधि प्राप्त थी हाइड्रोलिक रूलर की। हाइड्रोलिक रूलर की उपाधि प्राप्त थी। हाइड्रोलिक रूलर और विजय कटकातु की उपाधि प्राप्त थी। अगला देखो, मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति क्या थी? मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति क्या थी? ये वही था, क्योंकि इस समय औरंगजेब था और उधर जसवंत सिंह की 1678 में मृत्यु हो जाती है, 1678 में। तो राज सिंह विरोध करता है, क्योंकि औरंगजेब का विरोधी होता है तो वो मारवाड़ की सहायता भी करता है। तो उसने मुगलों का साथ दिया, उसने राठौड़ों का साथ दिया, किसी का साथ नहीं दिया और दोनों का साथ दिया। तो मुगल मारवाड़ संघर्ष में राज सिंह की स्थिति रही तो उसने राठौड़ों का साथ दिया था। क्यों? क्योंकि 1678 के अंदर मृत्यु हो गई थी जसवंत सिंह प्रथम की। ठीक है, अगला जब हम पढ़ेंगे ना अगला जो आपका टॉपिक है, चौथा टेस्ट होगा, उसमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ होंगे। पूरा चीज आप पे पता लग जाएगा और हर एक क्वेश्चन की सोल्यूशन है वहां पे टेस्ट के अंदर। जसवंत सिंह प्रथम की निसंतान मृत्यु हो गई थी, लेकिन 1679 के अंदर अजीत सिंह का जन्म हुआ। क्योंकि जब इसकी मृत्यु हुई थी उस समय इसकी दो पत्नियां गर्भवती थी। एक को तो औरंगजेब ने मरवा दिया, मरवाना तो दोनों का था लेकिन एक बच गई, और उससे किसका जन्म हुआ? अजीत सिंह को। अब अजीत सिंह को चंगुल में बसाकर औरंगजेब ने कैद कर लिया, लेकिन दो बड़े नाम अपनी स्वामी भक्ति के लिए जाने जाने वाले, कौन? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ व गोराधाय, गोराधाय, इनके प्रयासों से अजीत सिंह को चंगुल से छुड़ाया और किसका साथ लिया? राज सिंह का साथ लिया, और राज सिंह ने इनका सहयोग भी किया था। ध्यान रखना, 30 साल तक मुगल मारवाड़ संघर्ष चला था, जिसमें दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह की सहायता की थी। वो अगले एपिसोड, वो कहते हैं चौथे टेस्ट में पढ़ेंगे। गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील का निर्माण करवाया, इसके बारे में असत्य कथन बताओ। गोमती नदी के पानी को रोककर राज सिंह ने राजसमंद झील, कहां पे है? राजसमंद जिले के अंदर है। ठीक है, ध्यान रखना। झील के उत्तरी किनारे पर नौ चौकी की पाल है, बिल्कुल है, याद रखना। झीलों से संबंधित ऐसे प्रश्न आते हैं। नौ चौकी की पाल, नटनी का चबूतरा, पिछोला झील के किनारे, ये चीजें याद रखनी है। राज प्रशस्ति प्राकृतिक भाषा में उत्कीर्ण है, ये गलत है। राज प्रशस्ति संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। इस प्रश्न का भी पता नहीं, एक विद्यार्थी ने रिपोर्ट लगा रहे थे कि ये उत्तर गलत है। ये प्राकृतिक भाषा में नहीं है, संस्कृत भाषा में नहीं है। आप क्वेश्चन को पूरा ढंग से पढ़ा करो ऐप के अंदर, फिर पूरा देखा करो, फिर रिपोर्ट लगाया करो। राज प्रशस्ति की रचना रणछोड़ भट्ट ने की थी, बिल्कुल सही है, रणछोड़ भट्ट ने की थी। 25 काले संगमरमर शिलाओं पर उत्कीर्ण यह प्रशस्ति विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये संस्कृत में नहीं, ये प्राकृतिक में नहीं, बल्कि संस्कृत भाषा के अंदर है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष, ये करंट का प्रश्न आ गया, क्योंकि राजस्थान करंट भी आएगा ना आपके। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र राठौड़। अब पहले कौन थे? गुलाबचंद कटारिया। गुलाबचंद कटारिया की आप देखें बात, वर्तमान में 15वीं विधानसभा चल रही है। कौन सी? 15वीं विधानसभा राजस्थान में आयोजित है, जिसके चुनाव इस वर्ष होने जा रहे हैं। गुलाबचंद कटारिया की बात करें तो ये प्रोटेम स्पीकर बने थे इस विधानसभा के। क्या बने? प्रोटेम स्पीकर प्लस प्रतिपक्ष नेता बने। और प्रतिपक्ष नेता लगभग होता है लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति का सभापति होता है। ये तीन इनके पास थे, लेकिन सरकार ने क्या किया? केंद्र सरकार ने क्या किया? इन्हें एक बड़ा पद दे दिया और गुलाबचंद जी कटारिया को असम का राज्यपाल बना दिया। असम का राज्य। कितने नंबर के बने हैं? कल ही मैंने पूछा था करंट में, 31वें नंबर के। तो अब वो पद किसके पास आ गए? अब राजेंद्र राठौड़ है ना, अब राजेंद्र जी राठौड़ को प्रतिपक्ष नेता भी बना दिया, लोक लेखा समिति का सभापति भी बना दिया। तो उत्तर क्या आ जाएगा? राजेंद्र राठौड़। ठीक है, गजब का प्रश्न है। अगला देखो, पॉलिटिकल के प्रश्न आइए। ठीक है, विधानसभा चुनाव में अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? विधानसभा चुनाव में
अस्पष्ट बहुमत के कारण राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था? 1967 के अंदर। कब? 1967 के अंदर। अब आपको पता है राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है, यानी अनुच्छेद 356 का प्रयोग हुआ है, तो 4 बार। कब कब? पहली बार 1967 में, दूसरी बार 1977 में, तीसरी बार 1980 में और चौथी बार 1992 में। ठीक है। एक और याद रखना, आपसे पूछे कि सबसे लंबा कौन सा था? ये, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये, उससे सबसे छोटा ये था। इस समय सीएम कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया। इस समय कौन थे? हरिदेव जोशी। मुख्यमंत्री की बात कर रहा हूं। इस समय कौन थे? इन दोनों में भैरव सिंह शेखावत थे। भैरव सिंह शेखावत। तो 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा, 1967, 1977, 1980, 1992। सबसे लंबा रहा 1992-93, क्योंकि यहाँ पे बाबरी मस्जिद विवाद हुआ था ना, उस वजह से। तो 1967 के अंदर मध्यवर्ती चुनाव हुए थे, मोहनलाल सुखाड़िया उस समय मुख्यमंत्री थे। अस्पष्ट बहुमत मिला था मध्यवर्ती चुनाव में, अस्पष्ट बहुमत के कारण। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे? प्रथम गैर कांग्रेसी अध्यक्ष थे तो लक्ष्मण सिंह महारावल। लक्ष्मण सिंह गैर कांग्रेसी थे, और मैं आपको बता देता हूं वो छठी विधानसभा में रहे थे। कौन सी में? छठी विधानसभा में। छठी विधानसभा के अंदर ये अध्यक्ष रहे। सन 1952 में परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी? राजस्थान 1952 परिसीमन आयोग था, उस समय राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या निर्धारित 160। ये याद रखना पॉइंट। अब मैं आपको बता देता हूं, वर्तमान में राजस्थान 160 हुई, 176 कब हुई, 184 कब हुई, और वर्तमान में कितनी है? 200 है। वर्तमान में कितनी है? 200। देखो 1952 के अंदर ये कितनी हुई? 160। फिर 1957 के अंदर दूसरी विधानसभा में 176, फिर चौथी में 1967 में, और फिर अब छठी में 1977 के अंदर। वर्तमान में 1977 के बाद 200 विधानसभा सीटें चल रही है, ये नोट कर लेना। पहली विधानसभा में 160 सीटों पे चुनाव हुए, दूसरी पर 176, फिर चौथी पर 184 और छठी पर कितने हुए? 200 पे। और वर्तमान में भी 200 सीटों पर अपने विधानसभा चुनाव होते हैं। राजस्थान विधानसभा के बारे में अधोलिखित पर विचार कीजिए, कौन सा सही है? इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्यतः, अगर भंग नहीं होती है तो 5 वर्ष मानते हैं। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है, मुझे ये लगा नहीं, क्योंकि हमेशा इसकी अध्यक्षता कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। इसका जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, बिल्कुल। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधायक चुने जाते हैं जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से। राज्यपाल को इसके विघटन है, राज्यपाल को इसके विघटन का अधिकार है, बिल्कुल। राज्यपाल इसको विघटित कर सकता है, 17 इसका कर सकता है। ठीक है। विघटन 17 करने का अधिकार राज्यपाल को है, दोनों के दोनों। जबकि आपसे पूछे स्थगित, बैठक को स्थगित या सदगन करने का अधिकार होता है विधानसभा के अध्यक्ष को। तो इसमें उत्तर कौन सा गलत हो गया? इसमें 2 नंबर गलत हो गया, बाकी सारे सही है। 1, 3, 4। ठीक है, 1, 3 है 4। अगला देखो, निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तीनों ही पद पे रहे थे? वो है पूनम चंद्र बिश्नोई। पूनम चंद्र बिश्नोई। वैसे आप सॉल्यूशन सारे देख रहे हो टेस्ट के अंदर, नीचे सारे मैंने सॉल्यूशन दे रखे हैं, वो जरूर देख लेना। ईवीएम मशीन में नोटा बटन का उपयोग पहली बार कौन सी विधानसभा चुनाव में किया गया? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के अंदर जो नोटा बटन होता है, नन ऑफ दीज भी, कोई भी हमें सहमत नहीं है, उसका प्रयोग पहली बार किस विधानसभा के अंदर किया गया? तो वो विधानसभा कौन सी थी? चौथी विधानसभा, ये 14वीं विधानसभा। चौथी क्या? 14वीं विधानसभा चुनाव 2013 में। राजस्थान का कौन सा विधानसभा क्षेत्र एक से अधिक जिलों में फैला हुआ है? 2013 विधानसभा चुनाव से बात करें, एक से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है नाथद्वारा। और नाथद्वारा कहां पे है? राजसमंद के। नाथद्वारा राजसमंद के अंदर
ये है, ये कई क्षेत्रों में फैला हुआ है। क्योंकि आपको पता है राजस्थान में विधानसभा की सर्वाधिक सीटें कहाँ पे है? सर्वाधिक सीटें जयपुर में। कम पूछे, कम है जैसलमेर और प्रतापगढ़ में। कम है जैसलमेर और प्रतापगढ़ में। और नाथ द्वारा राजसमंद ऐसा है जहां पे क्या एक से अधिक है। ठीक है, तो ये याद रखना। और राजस्थान विधानसभा की सीटें बात करें तो वर्तमान में सीटें कितनी है? 200। 200 सीटें हैं। अब इसमें आरक्षण का भी होता है, तो आरक्षण की बात करें तो राजस्थान को एससी के लिए टोटल कितनी सीटें आवंटित है? 34। और एसटी के लिए 25। बाकी जनरल की बच गई 144। तो 200 सीटों का इस प्रकार आवंटन है। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे? राजस्थान की प्रथम विधानसभा 1952 से 57 चली थी। ठीक है, प्रथम विधानसभा। तो उसके प्रथम अध्यक्ष थे नरोत्तम लाल जोशी, और इनका संबंध है झुंझुनू जिले से। इस जिले से, झुंझुनू जिले से है। और उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष भी याद रखना, उपाध्यक्ष लाल सिंह सक्तावत। लाल सिंह सक्तावत थे। और भी याद रखना, अगर वो पूछ ले आपसे कि इसमें विपक्ष के नेता कौन थे? विपक्ष के नेता तो कुंवर जसवंत सिंह, और इनके साथ हो रहे थे तान सिंह। ठीक है, कुंवर जसवंत सिंह और तान सिंह। और एक और खासियत कहता हूं, प्रथम विधानसभा में एक भी महिला नहीं थी, विधायक महिला नहीं थी, ध्यान रखना। मुख्य चुनाव में 0 थी, मुख्य चुनाव में 0 थी, लेकिन उपचुनाव हुए कितने? टोटल 17 उपचुनाव हुए, आज तक का रिकॉर्ड है। इतने कभी भी उपचुनाव नहीं हुए थे आज तक के इतिहास में। 15वीं विधानसभा चल रही है, फिर उपचुनाव हुए, फिर महिला चुन के आई थी। पहली यशोदा देवी, ठीक है, कमला बेनीवाल, ऐसे करके 2-3 महिला आई थी। उपचुनाव के बाद कितनी महिलाएं थी? 3 महिलाएं थी, ध्यान रखना। प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन कब हुआ? तो प्रथम राजस्थान विधानसभा का गठन हुआ 29 फरवरी 1952 को। निम्न में से कौन राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर दोनों ही पदों पर रहे? अब ये प्रश्न ऐसे गहराई से आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर, ठीक है, बड़े ही गहराई से। अब की बार जो तीसरा टेस्ट है, उस टेस्ट के अंदर ध्यान रखना, उस टेस्ट के अंदर उच्च न्यायालय होगा। टॉपिक कौन सा होगा? उच्च न्यायालय। क्योंकि पहले टेस्ट में आपको राज्यपाल दिया, दूसरे में मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद, तीसरे में विधानसभा, और अगला टॉपिक है उसमें उच्च न्यायालय का टॉपिक होगा। तो ऐसे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ऐसे प्रश्न जो आरपीएससी आपके पूछते हैं, वैसे ही प्रश्न मैंने आपको स्पेशल दिए हैं, ताकि किसी भी प्रकार का प्रश्न आए आप गलत न कर पाओ। ठीक है, तो कौन से राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर रहे हैं? तो वो रहे हैं लक्ष्मण सिंह भी रहे हैं, परसराम मदेरणा भी रहे हैं, और पूनम चंद्र बिश्नोई भी रहे हैं। किस विधानसभा चुनाव में राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 183 से बढ़कर 200 होगी? तो छठी। सन पूछे तो 1977। बहुत बार प्रश्न आता है कि किस विधानसभा या किस वर्ष के बाद राजस्थान में सीटें यथावत बनी हुई है? तो छठी या 1977। राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राजस्थान विधानसभा की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? तो सुमित्रा सिंह, 12वीं विधानसभा में बनी। 12वीं विधानसभा की एक अच्छी बात सुन लो कि उसमें जो राज्यपाल था, उसमें जो सीएम थी, और उस समय अध्यक्ष था, विधानसभा का अध्यक्ष, तीनों पद महिलाओं के पास थे। देखो, तीनों पद महिलाओं के पास थे। राज्यपाल प्रतिभा पाटिल, और पहली पहली सारी इतनी और है, प्रतिभा पाटिल। सीएम वसुंधरा राजे, और अध्यक्ष सुमित्रा सिंह। तीनों पद 12वीं विधानसभा ऐसी थी कि तीनों पद किसके पास थे? महिलाओं के पास। राजस्थान की प्रथम महिला जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला था, कमला बेनीवाल, और ये राजस्थान की उप मुख्यमंत्री भी रही थी। उप मुख्यमंत्री राजस्थान की रही थी। अब तक राजस्थान के 5 ही उप मुख्यमंत्री रहे, उनमें से कमला बेनीवाल शामिल थी। तो याद रखना अच्छे तरीके से। बाकी ये पोस्टर के माध्यम से एक दिन मैंने कमला बेनीवाल की सारी कहानी आपको बताई थी। तो ज्वाइन करो नानक क्लासेस शिव सर नाम से टेलीग्राम, जरूर याद रखना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। टेलीग्राम पे बहुत सारी सूचनाएं, क्विज वगैरह मिलती रहती है। नानक क्लासेज
शिव सर नाम से टेलीग्राम ज्वाइन कर लो ताकि हर प्रकार की अपडेट आपको मिलती रहे। राजस्थान में कितने विधानसभा चुनाव क्षेत्र क्रमशः अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए? अब टोटल सीट 200 है। कुछ ऐसे विधान 34 एससी और 25 एसटी जनजाति के लिए फिक्स है। मान लो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, ये प्रतापगढ़ है, कुछ उदयपुर, यहाँ की ये सारी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए फिक्स है, मतलब वहाँ कोई दूसरा नहीं लड़ सकता। और जो एससी कैटेगरी है वहाँ फिक्स है, 10-10, 15, 20-20 साल के लिए फिक्स है कि वहीं वही सीटें आएगी, तो वो सीटें निर्धारित है। ठीक है, अब उल्टा मत कर देना, अनुसूचित जाति की 34 है, जनजाति की 25 है, इधर 25-34 भी लिख रखा है। निम्न में से कौन कभी भी राजस्थान राज्य विधानसभा के उपाध्यक्ष नहीं रहे? अब ऐसे प्रश्न थोड़े से मुश्किल है, ठीक है, इनका 1-2 बार प्रश्न आया हुआ है, वही रिपीट करके उनको याद कर लेना, क्योंकि इतने इतने विधानसभा अध्यक्ष रहे तो इनका पता नहीं चलता कि कौन रहे हैं और कौन नहीं रहे, लेकिन फिर भी इनको याद कर लेना अच्छे तरीके से। तो सीधा उत्तर बताता हूँ, कर्ण सिंह कभी नहीं रहे। राजस्थान में वर्तमान विधानसभा के कार्यकाल में कितनी महिला विधायक है? और वर्तमान 15वीं विधानसभा चल रही है, उसमें महिला है 27। कितनी है वर्तमान में कार्यरत महिला? कितनी है? 27। राजस्थान के प्रथम विधानसभा के मुख्य चुनाव में कितनी महिलाएं निर्वाचित हुई? ये प्रश्न आ गया आपके लिए, नोट कर लेना। प्रथम विधानसभा चली 1952 से 57। 1952 में जब चुनाव हुए तब कितनी महिला थी? उसके बाद में 17 उपचुनाव हुए थे। दोनों ही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उस समय कोई महिला नहीं थी, जब चुनाव हुए थे उस समय कोई भी महिला नहीं थी, ध्यान रखना। कोई भी नहीं बनी थी तो कोई नहीं, और उपचुनाव के बाद एक तो कमला बेनीवाल, एक यशोदा देवी, वो दो बनी थी। अब ये देखो थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, राज्य विधानसभा परिषद के उस उत्साधन के लिए राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 169 के अंतर्गत स्वीकृत संकल्प के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? यह शायद पिछली बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, आरपीएससी ने पूछा था। राज्यपाल पर बाध्यता अधिरोपित करता है वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित करे? कोई जरूरी नहीं है ये तो। केंद्र सरकार पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे? हाँ ये सही है, कोई नहीं करता। राज्यपाल पर कोई बाध्यता आरोपित नहीं करता कि वह संकल्प को राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखे? ये भी गलत है। केंद्र सरकार पर बाध्यता आरोपित अधिरोपित करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे? ये गलत है, तो ये सही है। निम्नलिखित में से कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पद पर नहीं रहे? अब 15वीं विधानसभा चल रही है, इतने अध्यक्ष, इतने उपाध्यक्ष, इतने प्रतिपक्ष नेता, इतने प्रोटेम स्पीकर, तो कौन से मुख्यमंत्री राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे? अब बात कर रहा है मुख्यमंत्रियों की, किसकी? मुख्यमंत्रियों की बात कर रहा है। तो कौन नहीं रहे? तो एक तो शिवचरण माथुर नहीं रहे और एक अशोक गहलोत, ये दोनों कभी नेता प्रतिपक्ष नहीं रहे। हरिदेव जोशी भी रहे थे और वसुंधरा राजे भी रही थी। अगला देखो, राजस्थान विधानसभा में लोक महत्व के किसी विषय पर सदगन प्रस्ताव की प्रक्रिया के नियम के संबंध में कौन से कथन सही है? नियम के संबंध में कौन से कथन सही है? देखो, प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष की सहमति आवश्यक है, बिल्कुल विधानसभा का अध्यक्ष होगा उसकी सहमति आवश्यक है। प्रस्ताव द्वारा विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया जा सकता है, तो ये गलत है। प्रस्ताव हाल ही की घटित किसी विशेष घटना तक सीमित रहेगा, बिल्कुल ये भी सही है। एक ही बैठक में एक से अधिक प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं होंगे, ये भी सही है। तो ये भी सही, ये भी सही, यही A, C, D सही है। ठीक है, अगला, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को द्वितीय सर्वाधिक स्थान प्राप्त हुआ? देखो वर्तमान में जैसे कांग्रेस सरकार है तो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है, उसी प्रकार प्रथम आम चुनाव हुए थे ना, तो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी राम राज्य परिषद। कौन सी थी? राम राज्य परिषद। और राम राज्य परिषद को सीटें कितनी मिली थी? 24 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी, याद रखना, 24 सीटें। ठीक है, और कांग्रेस को कितनी मिली थी? तो कांग्रेस को इसमें 82 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 82 सीटें मिली और राम राज्य को 24 सीटें मिली थी।
राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूज था, बिल्कुल रिपोर्ट भी की थी आपने, इसका उत्तर थोड़ा सा चेंज था क्योंकि राजस्थान के अंदर 3 वित्तीय समितियां नहीं है, 4 वित्तीय समिति होती है। ये बिल्कुल आपकी बात सही थी, वहां ये क्वेश्चन गलत था, मैंने उसको सही कर दिया, ध्यान रखना। ठीक है, 4 वित्तीय समिति, प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। समितियां अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है। ये सारे सही थे। यहाँ क्या लिखेंगे? 4 वित्तीय समितियां सही है, सारे के सारे। तो यहाँ पे 4 वित्तीय समितियां कर लेना, सारे के सारे सही करता हूँ, 3 नहीं है। ठीक है, अगला देखो, अब आगे भूगोल के प्रश्न, ज्योग्राफी के प्रश्न जो मिट्टियों से और जलवायु से संबंधित है, उनकी हम चर्चा करेंगे। मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मिट्टी और जलवायु का टॉपिक था, तो उस पे संदर्भ पे बात करेंगे मिट्टियों के। और कल आगे जो चौथा टेस्ट होगा आपका, उसमें वन, वनस्पति, वन्य जीव अभ्यारण्य, इन पे चर्चा करेंगे। वो टेस्ट होगा, सिलेबस डाला हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ते रहना। ठीक है, मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पेडोलॉजी। मिट्टियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। लाल पीली मिट्टी निम्न में से किन जिलों में पाई जाती है? लाल पीली मिट्टी, देखो बाड़मेर तो गया, बीकानेर भी गया, सिक्कर भी गया, बच क्या गया? सवाईमाधोपुर, सिरोही, करौली, भीलवाड़ा, टोंक। ये जो बनास नदी का जो क्षेत्र है, बनास नदी का प्रवाह क्षेत्र, वहां भूरी लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। भूरी भी पाई जाती है, लाल भी पाई जाती है, पीली भी पाई जाती है। तो ये क्षेत्र आ जाता है सारा। निम्न में से कौन सी मिट्टी मक्का की फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? अब मक्का दक्षिणी राजस्थान और खासकर उसके जनजातियों का अच्छा मतलब खाद्यान्न है। तो उस समय उस क्षेत्र में जो दक्षिणी राजस्थान के अंदर मिट्टी पाई जाती है, वो लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है, खास करके उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इस साइड ये लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है और वही मक्का होता है। और सर्वाधिक अभी ताजा रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक जो मक्का है वो भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाया गया है। तो ये दक्षिणी राजस्थान के अंदर मक्का एक खरीफ की फसल है, जिसका चारा साइलेज कहलाता है। थायरोजेक्स रेवेरिना मर्दा राजस्थान के किस जिले में पाई जाती है? थायरोजेक्स रेवेरिना मर्दा श्री गंगानगर के अंदर पाई जाती है। फिक्स ये प्रश्न याद रखना, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। जिप्सी फेरिस मर्दा किस जिले में पाई जाती है? याद रखना, बीकानेर में जिप्सम होती है और वहां जिप्सी फेरिस, जिप्सी से जिप्सम भरी जाती है, बीकानेर। कैल्सी मरुस्थल मर्दा किन जिलों में पाई जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे एग्जाम में इनकी कोई और कोई कहानी नहीं है, बस सीधा जिला याद रखना है, जैसलमेर, बीकानेर। राजस्थान की कौन सी नदी बेसिन का क्षेत्र जल अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित है? ये तो सीधा से पता है कि सबसे ज्यादा जल अपर्दन कौन सी नदी करती है। कौन सी बेसिन है? चंबल बेसिन। ठीक है, उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है, उत्खात भूमि, बीहड़ भूमि सबसे ज्यादा। ठीक है, कंदराओं का निर्माण, ये याद रख। राजस्थान की पहली मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई? 1958 में, ये जोधपुर में, पहली जोधपुर में और दूसरी जयपुर में। और ये बुक अपनी बाजार में उपलब्ध है। जनवरी से जून 2023 आर्थिक समीक्षा, बजट, पुरस्कार, खेल, योजना, सूचकांक, महोत्सव वगैरह जितनी भी चीजें हैं सारी डाली हुई है। जनवरी से जून 2023 ऑफलाइन उपलब्ध है। अगर और ऑनलाइन प्राप्त करना चाहते हो तो 80 580 22 001 इस नंबर पे संपर्क कर लेना। ऑनलाइन इसका चार्ज 145 रुपये है, डाक के माध्यम से पहुंचेगी। 145 का स्क्रीनशॉट लेके और आप डाल सकते हो और अपना एड्रेस लिख देना, बुक आपके पास पहुंच जाएगी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के बारे में बताइए। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 19 फरवरी 2015 को शुरुआत सूरतगढ़ प्रधानमंत्री द्वारा की गई। योजना में केंद्र का हिस्सा 75% और राज्य का 25% है। हे वाक्य इसका स्वस्थ दरा खेतरा उपयुक्त सभी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, ये हो गया। उसके बाद देखो, सूची 1 व सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। इधर मिट्टी के प्रकार है और इधर जलवायु प्रदेश है। देखो मिट्टी अलग प्रकार है और वैज्ञानिक नाम भी अलग अलग है। जैसे
एरिडीसोल्स मिट्टी जो पाई जाती है वो शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। लगभग ये मान के चलो सबसे ज्यादा मिट्टी ये पाई जाती है, क्योंकि शुष्क अर्ध शुष्क। इन सेप्टिसोल्स ये अर्ध शुष्क और आर्द्र क्षेत्र में, मान लो राजस्थान का जो नक्शा है ये अरावली पर्वतमाला है, इधर शुष्क और अर्ध शुष्क है, तो यहाँ मिट्टी होगी एरिडीसोल्स। ठीक है, एरिडीसोल्स। फिर ये क्षेत्र हो गया अर्ध शुष्क का कुछ भाग, और कुछ भाग ये आर्द्र वाला हो गया। इस साइड में जो मिट्टी पाई जाएगी वो इंसेप्टिसोल्स, इंसेप्टिसोल्स मिट्टी पाई जाएगी। फिर आती है एल्फिसोर्स। एल्फिसोल जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी को कहते हैं। ये जो आपका उत्तरी पूर्वी मैदान है ना, पूर्वी मैदान, यहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी जलोढ़ मिट्टी का मतलब क्या कि जल के द्वारा बहाई गई मिट्टी। और इतना याद रखना, एल्फी एल्फी एल्फी, अब ज्यादातर आजकल मोबाइल का जमाना, सेल्फी का जमाना चल गया, तो नदियों के किनारे झीलों के किनारे जाके सेल्फी लेते हैं, तो ये समझ लो एल्फी सेल्फी नदियों के किनारे। और एक मिट्टी होती है वर्टिसोल्स मिट्टी। कौन सी? वर्टिसोल, जो हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, ये होती है काली मिट्टी। इसको क्या कहते हैं? काली मिट्टी कहते हैं। तो ये सारे सही है। एल्फिसोल्स भी उपाद्र और आर्द्र क्षेत्र में पाई जाती है, इस साइड में पाई जाती है, तो सभी सत्य है। पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी लवणीय और क्षारीय तत्वों से संकित कैसे हो जाती है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में लवणी की मात्रा होती है, क्षारीय होती है, ठीक है, इनमें अम्लता की मात्रा पाई जाती है। कारण क्या है कि मिट्टी की जो निचली सतह से ऊपर की ओर केशिकाओं का, ठीक है, केशिकाएं हैं, केशिकाओं का क्या होता है? रिसाव होता है। लिली, सीरमा और सूकली तथा रांकड़ किसके प्रकार है? लिली, सीरमा और सूकली और रांकड़ किसके प्रकार है? तो ये सारे के सारे मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार है, मेवाड़ में मिट्टी के प्रकार है। राजस्थान में जलोढ़ मिट्टी मुख्यतः किन जिलों में मिलती है? अब जलोढ़ मिट्टी वहां मिलेगी जल के द्वारा लाई गई मिट्टी। इस मिट्टी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं, इस मिट्टी को दोमट मिट्टी भी कहते हैं। दोमट मिट्टी, कछारी मिट्टी भी कहते हैं। ये पाई जाएगी आपके, देखो इधर तो ज्यादातर काली मिट्टी पाई जाती है, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, यहाँ नदियों का बोलबाला जलोढ़ क्षेत्र है, तो यहाँ पाई जाती है। ठीक है। मूंगफली की फसल किस मिट्टी के क्षेत्र में सर्वाधिक उगाई जाती है? अब वैसे तो ये हम कह सकते हैं कि बालू मिट्टी में पाई जाती है, लेकिन इसके लिए सबसे उपयुक्त जो मिट्टी मानी गई है वो पीली मिट्टी मानी गई है। अब बहुत सारे विद्यार्थी ने यहाँ भी कुछ गड़बड़ की थी, रिपोर्ट की थी, रेतीली मिट्टी कहते हैं कि सर रेतीली मिट्टी, मानते हैं कि इधर बीकानेर के पास और राजस्थान का राजकोट कहते हैं लोणकन सर को, लेकिन मूंगफली खरीफ की फसल है, ठीक है, और इस मूंगफली के लिए जो उपयुक्त मिट्टी है वो पीली मिट्टी होती है, ये ध्यान रखना। कपास की कृषि हेतु सर्वोत्तम मिट्टी, अब कपास की मिट्टी के लिए काली मिट्टी होती है, फिर भी कपास जगह जगह होती कि नहीं है? ठीक है, गंगानगर हनुमानगढ़ में कोई पूरी काली मिट्टी थोड़ी है, जलोढ़ मिट्टी है, भूरी दोमट मिट्टी है, फिर भी कपास के लिए गंगानगर हनुमानगढ़ टॉप पे है। लेकिन कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काली, जिसको हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो ऐसे थोड़ी भी हम उगाने लगे वहां पे हो गए, लेकिन फिक्स यहाँ मिट्टी है, तो काली मिट्टी जिसको रेगुर मिट्टी कहते हैं, कपास के लिए उपयुक्त है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, और ये लावा साल्ट से बनती है, ये काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से बनती है, बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण होता है। और कहाँ पाई जाती है? इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो इसको कहते हैं वर्टिसोल्स। क्या कहते हैं? वर्टिसोल्स कहते हैं, हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान में लेटेराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लेटेराइट जो मिट्टी है वो उदयपुर संभाग का जो क्षेत्र है ना वहाँ, यानी लेटेराइट कह सकते हो, ये पर्वतों के ऊपर मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है, जिसको पर्वतीय मिट्टी को लिथोसोल्स भी कहते हैं। अब आते हैं संत संप्रदाय की ओर। टॉपिक था ना संत संप्रदाय, उसकी, क्योंकि अगला जो टेस्ट होगा, अगले टेस्ट में आपका टॉपिक रहेगा लोक नृत्य, नाट्य और गीत। ये गाएंगे, गीत गाएंगे, नाट्य नृत्य, और मैं आपको लोक नृत्य करवा चुका हूँ सारे। ठीक है, गीत वगैरह सारे करवा दूंगा, जो जो आपके टॉपिक है, बस पढ़ते रहो लगातार। रामचरण जी के बारे में असत्य बताओ। जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1719 को सोडा गांव में हुआ। और मैं आपको बता देता हूँ, ये जितने भी मैं सोर्स लगभग उठा रहा हूँ, RBSC बुक 6 से 12, जो मैंने आपको फ्री नानक क्लासेज यूट्यूब पर टेस्ट वीडियो दे रखे हैं, प्ले लिस्ट में जाके देख लो। नानक क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, इसकी पूरी पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज है, प्लस बाजार के अंदर वन लाइनर बुक भी है अपनी।
ठीक है, सारी चीज उपलब्ध है और वहीं से ये सोर्स उठाए गए और कथन से प्रश्न है। देखो कि जन्म माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1719 को सोडा में हुआ, सोडा गांव में। जन्म बख्ताराम व देव जी के घर हुआ था, ये भी सही है। मेवाड़ के दांतड़ा गांव में 1751 में कृपाराम जी से दीक्षा ली थी, ये भी सही है। 1798 में नारायणा में निधन हो गया था, ये गलत है, क्योंकि नारायणा जयपुर का नाम आता ही आपके दिमाग में क्या आएगा? आपके दिमाग में आएगा दादू दयाल जी। तो इनका दादू दयाल जी, इनका निधन हुआ। ठीक है, तो चरणदास जी की बात करें तो इनकी मुख्य पीठ है रामचरण जी की शाहपुरा भीलवाड़ा में, जहां राम स्नेही संप्रदाय की मुख्य पीठ है, ये ध्यान रखना, जहां की फुलडोल महोत्सव प्रसिद्ध है। तो असत्य ये हो गया। नवल संप्रदाय की पीठ जोधपुर में किसने स्थापित की थी? तो नवल संप्रदाय की नवल दास जी ने की थी जोधपुर में। तीन चीजें क्लियर याद रखना, नवल संप्रदाय जोधपुर में, नवल दास जी। सर्वंगी संप्रदाय के बारे में असत्य कथन बताओ। सर्वंगी संप्रदाय, इसकी पीठ सिक्कर के दो तहसील के सांगलिया गांव में स्थित है। इसकी पीठ है सिक्कर के दोन तहसील के सांगलिया गांव में स्थित है, बिल्कुल ये सही है। इस संप्रदाय की स्थापना 1649 में लक्कड़दास महाराज ने की थी। इस संप्रदाय की स्थापना 1649 में लक्कड़दास महाराज ने। अनुयायियों का मुख्य अभिवादन जय साहेब है। क्या है? जय साहिब, यानी एक दूसरे से मिलेंगे अनुयायी तो वो क्या कहेंगे? आदाब करेंगे जय साहिब। जैसे जो भीम आर्मी के लोग हैं वो कहेंगे जय भीम, जो हिंदू धर्म से है राम राम, ठीक है, मुस्लिम धर्म से वालेकुम सलाम। ऐसे यानी ये चीजें अभिवादन होती है अलग अलग संप्रदाय की। तो जय साहेब, तो सभी कथन सही है। ये नया संप्रदाय है और कक्षा 6 की 12 की कक्षा जो बुक है 10 की, उसके अंदर ये नया संप्रदाय किताबों में बहुत कम मिलता है, ये सर्वंगी संप्रदाय। संप्रदाय और उनके अभिवादन के बारे में सत्य है। देखो अलग अलग संप्रदाय के अलग अलग अनुयायी होते हैं, वो अभिवादन कैसे करते हैं। देखो लालदास जी संप्रदाय, दादू पंथ, निष्कलंकी संप्रदाय, सर्वंगी संप्रदाय। अब अगर लालदास जी संप्रदाय के अनुयायी आपस में मिलेंगे तो वो क्या कहेंगे? वो कहेंगे जय राम। क्या कहेंगे? जय राम, आगे से जय राम। दादू पंथी आपस में मिलेंगे तो वो कहेंगे संत राम। क्या कहेंगे? संत राम। निष्कलंकी संप्रदाय के अनुयायी आपस में मिलेंगे तो वो कहेंगे जय महाराज। क्या कहेंगे? जय महाराज। और श्रृंगी संप्रदाय वाले कहेंगे जय साहेब। ठीक है, याद रखना, ये बुक के अंदर गजब तरीके से दे रखा है आपके आरबीएससी की बुक में। तो 4 3 2 1। संत हरिदास जी का नाम सुना होगा, एक डाकू थे। मैंने अभी आपको संत संप्रदाय पढ़ाए, भी ज्यादा यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपको साथ साथ में ना क्लासें दे रहा हूँ। तो क्लासें दे रहा हूँ तो वहां मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, तो डबल अब यहाँ मॉडल पेपर है ये। संत हरिदास जी के बारे में बताओ। मैंने संत संप्रदाय पूरे पढ़ाए आपको। मूल नाम हरि सिंह सांखला थे, निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, निरंजनी संप्रदाय प्रारंभ किया, राज प्रकाश व हरिपुरुष की वाणी प्रमुख ग्रंथ है, डिडवाणा में 1543 में देहांत हुआ। और जो निरंजनी संप्रदाय चला था, इसकी पीठ पूछे तो गाडा डिडवाणा नागौर, गाडा डिडवाणा नागौर के अंदर है। गाडा डिडवाणा नागौर के अंदर इनकी क्या है? पीठ है, ध्यान रखना। तो संत हरिदास जी इसके प्रवर्तक हैं। मूल नाम इनका हरि सिंह था, निरंजनी संप्रदाय चला था, निर्गुण भक्ति पर जोर दिया था, राज प्रकाश और हरिपुरुष नाम के ग्रंथ लिखे थे, और डिडवाणा में 1543 में इनका देहांत हो गया। तो सारे है सही है, नोट करना, बहुत गजब की बातें। दादू दयाल जी के बारे में कथन बताइए। अब जब भी हम संत संप्रदाय से पढ़ते हैं तो दादू दयाल जी को जरूर याद करते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी 1603 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, पार्थिव शरीर को बैराणा की पहाड़ी के नीचे दादू खोल नामक स्थान पर रखा गया। इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो शव को जलाते नहीं है, शव को न जलाते हैं और न ही गाड़ते हैं या दफनाते हैं, बल्कि किसके लिए? पहाड़ी में पशु पक्षियों के लिए खाने के लिए छोड़ देते हैं। दादू जी ने 1685 में अकबर से फतेहपुर सिकरी में मुलाकात की थी। बिल्कुल, मान सिंह प्रथम थे, उनके काल में ये थे, और उनके द्वारा ही अकबर से फतेहपुर सिकरी में मुलाकात करवाई जाती है। तो आ जाएगा, सभी कथन सही है। मुख्य पीठ पूछे तो नारायणा जयपुर के अंदर है, दादू संप्रदाय की।
पूरा दादू दयाल पढ़ाया था मैंने। 152 शिष्यों में से 52 संत जो शिष्य थे जिन्होंने दादू पंथ का प्रचार प्रसार किया था। मीराबाई के बारे में ऐसा बताओ। अब मीरा मीरा सगुण भक्ति धारा की थी, वीणा बजाती थी, भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती थी, उन्हें अपना पति मानती थी। और एक भजन भी सुना होगा, मीणाए तेरो बाजे एक तारो, सादांगा बाजे खड़ताल, सुना है ना। तो मीरा क्या बजाती थी? एक तारा बजाती थी। देखो, अंतिम समय गुजरात के द्वारका में डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में 1547 में कृष्ण मूर्ति में विलीन होगी। पूछते हैं ना कि मीरा ने अंतिम समय कहां बिताया था? द्वारका में। अब कई बार ऑप्शन में द्वारका नहीं आता तो क्या करोगे? ध्यान रखना, इससे पहले ये वृंदावन रही थी। कहां रही थी? वृंदावन रही थी, ये भी ध्यान रखना। मीरा निर्गुण कवित्री थी, ये गलत है। मीरा निर्गुण नहीं, भगवान भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की पूजा करती थी। यानी जो मूर्ति पूजा करता है, माला जपता है, वो सगुण भक्ति धारा का होगा, न कि निर्गुण का। तो वो सगुण भक्ति धारा की थी। विवाह 1516 में भोजराज के साथ हुआ था, इनकी मृत्यु हो गई थी। फिर इन्होंने इनके देवर थे विक्रमादित्य, राणा सीधा आता है ना, राणा जहर का प्याला, वो विक्रमादित्य जो भोजराज का भाई था, वो पी गई थी, फिर भी वो जीवित रही थी भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के कारण। और फिर उन्होंने मोह माया त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया और भगवान श्री कृष्ण की पूजा करती है। जन्म इनका कुड़की पाली में 1498 में हुआ था। तो क्या हो जाएगा? इन्होंने एक संप्रदाय चलाया था जिसका नाम था दास दासी। दास है दासी, इनके गुरु थे रेदास, रेदास इनके गुरु थे। दास दासी संप्रदाय चलाया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा? असत्य बताना है। हाँ, ये हो गया निर्गुण वाला, ठीक है। अगला, संत रानाबाई के बारे में असत्य। आरपीएससी इस प्रश्न के पीछे बड़ी पड़ी हुई है, पता नहीं क्या है। संत रानाबाई के बारे में असत्य बताओ। आपने आज तक सुना होगा कि राजस्थान की राधा किसको कहते हैं? मीराबाई को। तो राजस्थान की राधा कहते हैं, ये पहला ही गलत हो गया। इसे राजस्थान की दूसरी राधा कहते हैं। राजस्थान की दूसरी राधा। पहली कौन सी होगी? मीरा, ये दूसरी है, तो असत्य हो गया। पिता रामपाल और माता गंगाबाई थी। पालड़ी के संत चतुरदास की शिष्या थी। हरनावा नागौर में भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को मेला लगता है। ये प्रश्न आ रहा है बार बार में कि संत रानाबाई का संबंध किस जिले से है? नागौर से। और नागौर में इनका जन्म हुआ था, हरनावा में, और इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ल त्रयोदशी को, तो याद रखना। संत मावजी के बारे में बताइए। संत मावजी जिन्होंने चोपड़ा ग्रंथ लिखा था, संत मावजी। जन्म 1714 साबला गांव डूंगरपुर में हुआ था। कहां पे? साबला गांव डूंगरपुर में। निष्कलंक संप्रदाय चलाया था। गणेश्वर धाम की स्थापना की थी नवाटापुरा गांव में। नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। सोम माई जाखम नदियां, सोम माही जाखम, इन नदियों के संगम पर। धोलागढ़ में 5 बड़े ग्रंथ लिखे जिनके छंदों की संख्या 72,96,96,000 बतलाई है। माऊजी के ग्रंथ चोपड़ा दीपावली के दिन ही बाहर निकाले जाते हैं। और कहते हैं कि माऊजी ने एक बड़ी भविष्यवाणी की है कि चोपड़ा ग्रंथ में इन्होंने ये लिखा है, तृतीय विश्व युद्ध की भविष्यवाणी की है इन्होंने। तृतीय विश्व, थर्ड वर्ल्ड वार की भविष्यवाणी कर रखी है। देखो, कहते हैं कि आज तक तो संतों ने जो लिखा है ना, वो सत्य होता जा रहा है। अब इनकी बात पता नहीं कब सत्य होगी, क्या कहानी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे सही है। साबला ग्राम में जन्म, निष्कलंक संप्रदाय, बेणेश्वर धाम की स्थापना, ग्रंथ लिखे, चोपड़ा ग्रंथ लिखा। 1 2 3 4 5। बखना जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी नामक संतों का संबंध किस संप्रदाय से है? सारे दादू दयाल जी के हैं। दादू पंथ में 152 शिष्य थे दादू जी के। 152 में से 52 शिष्य उनके स्तंभ कहलाते हैं, जिन्होंने निष्भाव भाव से अलग अलग क्षेत्रों में जाके दादू पंथी की प्रचार प्रसार किया था। उनमें कुछ और बता देता हूं मैं, जिनके नाम बड़े गजब के हैं। यहाँ कौन कौन आगे? माधोदास जी, जगन्नाथ जी, संतदास जी, बखना जी। एक नाम याद रखना है, सुंदर दास जी। एक नाम याद रखना है, रज्जब जी। एक नाम याद रखना है, उनके पुत्र गरीबदास जी। ठीक है, एक इनका नाम याद रखना है, इनके पुत्र मिशिकन दास जी। इसके अलावा बहुत सारे शिष्य थे इनके। ठीक है, तो ये याद रखना। और इनमें से गरीबदास जी ने जो 5 उपशाखा है, उसमें खालसा जो उपशाखा है, उसकी पीठ इन्होंने स्थापित की थी।
अगला, राजस्थान के वे प्रसिद्ध संत जिन्होंने यह लिखा कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है। राजस्थान के वे संत जिन्होंने यह लिखा कि ईश्वर नित्य है, सर्वोपरि है, मनुष्य वासनाओं का दास है। तो मीराबाई, सुंदरदास जी, लालदास जी और रैदास जी। कौन होंगे? जल्दी से मुझे कमेंट करके जवाब दीजिए सारे विद्यार्थी। कौन से संत थे जिन्होंने ये बात लिखी थी? क्योंकि कोई निर्गुण संप्रदाय से था, कोई सगुण भक्ति धारा से था, अलग अलग इनकी धाराएं थी। तो इसमें संत रैदास जी, संत रैदास जो दादू दयाल जी के शिष्य थे। दादू दयाल जी ये थे रामानंद जी के शिष्य थे, रामानंद जी के शिष्य थे। ठीक है, संत रैदास जी। दादू पंथ के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? दादू पंथ की पीठ नरेना या नारायणा जयपुर में है, ये तो सही है। दादूपंथी मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते, ये भी है। दादूपंथी मृतकों के शव को जलाने में विश्वास करते हैं, नहीं, ये गलत है। शव को जलाते नहीं है, वो सिर्फ पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं, ध्यान रखना, पशु पक्षियों के लिए छोड़ते हैं भी। खाकी दादू पंथ की एक शाखा है, बिल्कुल शाखा, और बता देता हूं कौन कौन सी है। दादू पंथ की शाखा है, शाखा की बात करें, एक इनकी शाखा है विरक्त, एक इनकी शाखा है खालसा, एक इनकी शाखा है नागा, एक इनकी शाखा है स्थानधारी और एक इनकी शाखा है खाकी। ये टोटल 5 उप शाखाएं थी दादू दयाल जी की। विरक्त, खालसा, नागा, स्थानधारी, खाकी, 5 शाखाएं किसकी थी? दादू पंथ की उप शाखाएं थी। किस संत ने मुस्लिम आक्रमणकारी नादिर शाह के आक्रमण की पहले से भविष्यवाणी की थी? अब देखो, संत महात्माओं की भविष्यवाणी होती है, और 1739 में नादिर शाह ने आक्रमण भी किया था, नादिर शाह ने। तो किसने? चरणदास जी ने। किसने? चरणदास जी ने भविष्यवाणी की थी। सुंदरदास जी ने नागा पंथ चलाया था, और कहते हैं कि राजस्थान में सब संतों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे सुंदरदास जी। संत हरिदास जी निरंजनी संप्रदाय चलाया था, लालदास जी ने लालदासी संप्रदाय। अचलदास खिचिरी वचनिका के संत पिंपा ने निम्न में से किस शासक को युद्ध में पराजित किया था? अचलदास खिचिरी वचनिका है, ठीक है। तो उसमें संत पीपा ने किसको पराजित किया था? फिरोज शाह तुगलक को। संत पीपा जी दर्जी समुदाय के आराध्य देव है, दर्जी समुदाय के आराध्य देव, ये भी ध्यान रखना। कोपेन के, अब आगे जलवायु के प्रश्न। कोपेल के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के जिलों में निम्नलिखित समूह में से AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना, तो एक तो हम पढ़ते हैं कोपेन को, एक हम पढ़ते हैं थर्नवट को, और एक पढ़ते हैं टिवार्था को। विश्व, भारत और राजस्थान के संदर्भ में। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में तीनों ही है। अब बात आई है कोपेन की, तो थोड़ी सी मैं यहाँ चर्चा कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, ये अपना प्यारा राजस्थान, ये बन गया राजस्थान। इसमें ये भाग है BWHW, ये भाग है PSHW, ये भाग है CWZ, और ये भाग है आपका AW। इसका वर्गीकरण है कोपेन का। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार, याद रखना, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कोपेन का, प्रश्न कोपेन के आएंगे। ये जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, कुछ हनुमानगढ़, ये क्षेत्र आता है इसमें। अर्धवाड़ा इसमें, CWG वाला इसमें, ऐसे आते हैं। अब जिले हड़ौती के दक्षिणी पूर्वी के आगे, पूर्वी के कुछ जिले उत्तरी पूर्वी के आगे, अर्ध शुष्क इसमें आ गया, स्टेपी प्रदेश आ गया, और ये मरुस्थल वाला जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, ये खास करके आ गया। इसमें बाड़मेर, जालौर शामिल नहीं होते, ध्यान रखना। अब प्रश्न देखो क्या है, हमें पूछ रहा है वो AW के अंदर ये क्षेत्र आ जाएगा, 12, झालावाड़, कोटा, बूंदी, कुछ प्रतापगढ़, कुछ चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, ये भाग आ जाएगा। अब वो ऑप्शन पे आधारित है क्वेश्चन, क्या कहता है क्वेश्चन? ये कहता है कि AW, तो राजसमंद तो बहुत दूर रह गया, ये नहीं आएगा। सवाई माधोपुर नहीं आएगा, क्योंकि सवाई माधोपुर CWG में आएगा। राजसमंद आएगा इसमें, CW इसमें आ जाएगा, S में आ जाएगा, H में।
और भीलवाड़ा टोंक ये भी नहीं आएंगे, पूर्व में आ गए तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागरीय, जिनको हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभों से उठते हैं। चक्रवात उठते हैं भूमध्य सागर से और फिर ये ईरान और पाकिस्तान होते होते अपने कहते हैं, उस समय अपने कहते हैं कि पाकिस्तान की इधर से पाकिस्तान से बारिश आ रही है और वो वर्षा होती है मावठ, तो गोल्डन ड्रॉप कहलाती है रबी की फसल के लिए। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है? अब राजस्थान में मानसून चल रहा है ना, बारिश हो रही है, जून में आया था और सितंबर तक रहेगा, तो जून से सितंबर। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है। कितने? 10। और भारत में 15 है। देश में 15, राजस्थान में 10। देश में जो 14 नंबर का कृषि जलवायु खंड है ना, उसमें अपना प्यारा राजस्थान आता है, ध्यान रखना। एक तो ये ध्यान रखना। अब टोटल राजस्थान में 10 है। अब मैं जलवायु में आपको करवा चुका हूं, आगे ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा, वहां पढ़ा दूंगा। मैं यहाँ पे सिर्फ छोटा बता रहा हूँ। छोटा है आर्द्र दक्षिणी मैदान, आर्द्र दक्षिणी मैदान। और सबसे बड़ा पूछे तो 1C, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, चूरू का क्षेत्र आ जाता है। अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र है। ये 2 प्रश्न एग्जाम में बार बार आते हैं, ध्यान। लू शब्द किस प्रकार की हवाओं को स्पष्ट करता है? पश्चिमी राजस्थान वाले तो इसको खूब जानते हैं, हालांकि अब की बार थोड़ी कम चली है, थोड़ी बारिश ज्यादा हो गई उस वजह से। तो लू धूल भरी व शुष्क हवाओं का चलना लू कहलाता है। निम्न में से कौन जलवायु प्रकार सुमेलित नहीं है? अब ये प्रश्न आ गया, कोपेन का ही है। PWHW में गंगानगर आता है, सही है। PSHW में जयपुर, ये नहीं आता क्योंकि जयपुर CWG में आता है, ये गलत हो गया, ये अर्ध शुष्क वाला है। जी में अलवर आ गया, ए में कोटा आ गया, सही है, तो ये गलत हो गया। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी विशेषता है? तो सीधी सी बात है, गर्म है, आर्द्र नहीं है, ठीक है, शुष्क है, उष्ण दशाएं हैं, कम वाष्पीकरणीय है, बहुत है वाष्पीकरण तो उड़ जाता है, कम वर्षा, ठंडी जलवायु नहीं है, शुष्क और उष्ण दशाएं। कोपेन के अनुसार राजस्थान में कौन सा जलवायु प्रकार उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को दर्शाता है? तो सीधी सी बात है, BWHW किसकी बात कर रहे हैं? उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थल को, तो जैसलमेर वाला क्षेत्र। निम्न में से कौन मावठ द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी नहीं है? अब मावठ होती है जनवरी दिसंबर में, उस समय रबी की फसल है। इसका मतलब ये प्रश्न कह रहा है कि आपको रबी और खरीफ की फसल का पता होना चाहिए। गेहूं रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है, चना रबी की फसल है, जबकि मूंगफली अब है खरीफ की फसल। असत्य कथन बताओ। फिर आ गया, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, बिल्कुल सही है। थार्नवेट का जलवायु वर्गीकरण आधार वनस्पति के साथ वाष्पीकरण है, ये भी सही है। और टिवार्था का जलवायु वर्गीकरण आधार वर्ष है, ये भी सही है, चारों सही। असत्य बताओ। राज्य में सबसे ठंडा महीना जनवरी, बिल्कुल। पोष जो महीना होता है ना, उस समय। राज्य में सबसे ठंडा दिन 22 दिसंबर, सबसे छोटा दिन भी होता है, ये भी सही है। राज्य में सबसे छोटा दिन 21 जून, ये गलत है क्योंकि 21 जून बड़ा दिन है, कर्क रेखा एकदम वो सूर्य एकदम कर्क रेखा के ऊपर चमकता है, बड़ा दिन है। इस समय हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और अब की बार हमने 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया, जिसकी थीम रखी हर घर आंगन वसुदेव कुटुंबकम, ये याद रखना। और भारतीय मौसम विभाग की वेधशाला जयपुर है, बिल्कुल सही है, तो ये गलत हो जाएगा। राजस्थान में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर होता है, सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। राजस्थान क्यों? उत्तरी भारत के अंदर। आबू रोड स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान से जल जन अभियान का वर्चुअल शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? ये प्रश्न करंट के प्रश्न आगे, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। 4 से 8 फरवरी 2023 को 8वां राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? जोधपुर के अंदर। ये सारे मैं करवा चुका हूँ, करंट तो मैं रोज डेली पढ़ाता हूँ, सुबह शाम, वीकली, मंथली, आपको आते रहती है क्लासें। 1 से 5 फरवरी 2023 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रीफ के 9वें संस्करण का आयोजन जयपुर के अंदर किया गया। और CM गहलोत मुख्यमंत्री चिरंजीवी श्रमिक संबल योजना के बारे में सत्य कथन बताओ। ये बजट में घोषणा थी क्योंकि आपको टेस्ट दे रखा था फरवरी 2023 के महीने का, और आपके इस नानक क्लासेज ऐप के अंदर जो आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है ना, उसमें सबको PDF फ्री है, जनवरी से जून तक पढ़ लेना। अब जैसे अगला टेस्ट होगा उसमें, अगला कल ही टेस्ट है आपका, कल, ठीक है, मार्च 2023 का है, उसमें PDF पढ़ लेना, वहां से प्रश्न दिए जाएंगे। योजना की घोषणा बजट 2023-24 में, सही है। योजना के तहत बिना किसी प्रार्थना पत्र के ऑटो DBT वाउचर के माध्यम से 7 दिवस तक 200 प्रतिदिन सहायता दी जाएगी, ये भी सही है। बजट 100 करोड़ का होगा, सारे के सारे सही। केंद्रीय भूजल बोर्ड CGWP की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान के कितने जिलों में भूजल में यूरेनियम की मात्रा
0.03 mg प्रति लीटर से अधिक मिली है 28 जिलों के अंदर। और राजस्थान के किस जिले में विज्ञान केंद्र और तारामंडल का निर्माण किया जाएगा? कोटा के अंदर। कोटा में ध्यान रखना स्ट्रेस पार्क बना है, कोटा में अबेड़ा पार्क बना है, बायोलॉजिकल पार्क राजस्थान का चौथा। राजस्थान में कोटा में स्नेक पार्क बना है, कोटा में ऑक्सोजोन पार्क बना है। ये सारे पार्क कहाँ पे है? सारे के सारे पार्क है कोटा के, याद रखना। खेलो इंडिया यूथ गेम के 5वें संस्करण में राजस्थान 48 पदक जीतकर किस स्थान पर रहा? चौथे पर। राजस्थान ने 19 तो स्वर्ण जीते हैं, 10 रजत जीते हैं और 19 ही कांस्य जीते हैं। टोटल पदक कितने हो गए? टोटल हो गए 48। स्थान कौन सा रहा? चौथा रहा। किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ कहाँ पे? भोपाल में। कहाँ पे हुआ? भोपाल में। 15वीं विधानसभा प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया को किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया है? असम का। कितने नंबर का? 31वें राज्यपाल बने हैं। इससे पहले राजस्थान में प्रतिपक्ष नेता थे। 9 फरवरी 2023 को राजस्थान में उष्ट संरक्षण योजना की शुरुआत की गई। इसके बारे में सत्य कथन बताओ। योजना की शुरुआत पशुपालन मंत्री लालचंद कटारिया ने की। योजना के तहत ऊंट प्रजनन को प्रोत्साहित करने के लिए टोडियों के जन्म पर, टोडिया क्या होता है? ऊंट, ऊंटनी का बच्चा होता है टोडिया, ध्यान रखें, पालकों को 10,000 रुपए की राशि देंगे। यह राशि 5-5 हजार की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में होगी। सारे सत्य। राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए वृहद और मध्यम आकार के उद्योगों को अवधि ऋण और अंश पूंजी प्रदान करने के लिए कार्य करने वाले संगठन का नाम क्या है? कार्य करने वाली संगठन का नाम क्या है? तो इसका उत्तर मुझे बताना जल्दी से कमेंट करके। तो उद्योगों को अधिक ऋण और अंश प्रदान करने के लिए कार्य करने वाला संगठन। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? रिक्को। क्या आ जाएगा? रिक्को। राजस्थान में सबसे बड़ी संस्था कौन सी है? औद्योगिक शीर्ष संस्था रिक्को है। रिक्को का जो मुख्यालय है वो जयपुर के अंदर है। इस रिक्को की स्थापना हुई थी पहले 1969 को खनिज विकास निगम लिमिटेड के साथ, और जैसे ही खनिज विकास लिमिटेड 1979 में अलग हुआ, 1980 में इसकी स्वतंत्र स्थापना होगी। इसलिए ध्यान रखना, कई बार रिक्को की स्थापना 1969 भी पूछ लेता है, 80 भी पूछ लेता है, तो कंफ्यूज मत होना दोनों के अंदर। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। निर्यातक बनने के आकांक्षी लोगों के लिए प्रारंभ किया गया मिशन निर्यातक बनो परिवर्तित किया गया। बहुत गजब प्रश्न है, 2 बार प्रश्न आ चुका है और परसों मैंने सुबह करंट की क्लास में 2022 की ताजा रिपोर्ट दे दी। इसमें उद्योग विभाग और राजस्थान सरकार, यानी उद्योग विभाग राजस्थान सरकार और रिक्को के द्वारा शुरू की गई। और राजस्थान में मिशन निर्यातक बनो शुरुआत कब हुई? 29 जुलाई 2021 को। ये योजना कब शुरू हुई? 29 जुलाई 2021 को। अभी निर्यातक बनो आकांक्षी जो रिपोर्ट आई है उसमें राजस्थान जो भूमि से घिरे क्षेत्र है, स्थलरुद्ध भूमि से घिरे क्षेत्र में राजस्थान को 6ठा स्थान मिला है, जबकि ओवरऑल तटीय वगैरह में देखें तो राजस्थान को 13वां स्थान मिला है। और ये मैं पूरा करंट में आपको करवा चुका हूं। एक संस्था जो लघु उद्योगों शिल्पकारों को उचित कीमत पर कच्चा माल उनके उत्पादों के विपणन के लिए सुविधाएं प्रदान करता है और प्रदर्शनी और प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करती है, वह कौन सा? ये अभी रीट में पूछा था प्रश्न। इसका उत्तर है राजसिको। राजसिको की स्थापना हुई थी 1961 में। कब? 1961 में स्थापना हुई थी। अब रीट में 2 प्रकार के प्रश्न आए कि राजसिको को कंपनी का दर्जा कब दिया गया? 1975 में कंपनी का दर्जा। देखो बड़ा गजब का प्रश्न है। एक ही पेपर के अंदर रीट लेवल फर्स्ट में 2 प्रश्न आए। पहले तो उसने ये पूछ लिया, इसका उत्तर राजसिको। फिर एक प्रश्न उसने उसी में पूछ लिया कि राजसिको को कंपनी का दर्जा कब दिया। अब सारे उत्तर करके आगे 1961, क्योंकि उसने कंपनी का पूछा है तो 1975 उत्तर आएगा। निम्न में से कौन सा संगठन राजस्थान में औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और उद्योगों को वित्तीय सहायता देने का कार्य कर रहा है? वित्तीय सहायता तो राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास व विनियोग निगम, राजस्थान राज्य औद्योगिक यानी रिक्को दे रहा है। रिडकोर क्या है? RIDC और क्या है? तो रिडकोर क्या है? रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनी ऑफ राजस्थान। ध्यान रखना, कौन सी? रिडकोर। अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब की गई? अखिल भारतीय खादी व ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना प्रथम पंचवर्षीय योजना ने प्रथम योजना के अंदर जो 1951 से 56 तक चली थी। 1978 में राजकोन की स्थापना का उद्देश्य क्या था?
1978 में राजकोन की स्थापना का उद्देश्य था लघु उद्यमियों को विपणन, प्रबंधकीय व तकनीकी मदद करना। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन किस वर्ष स्थापित किया गया? तो 1960 में। राजस्थान में राज्य मूल्यांकन संगठन 1960 में किया गया। और राजस्थान वित्त निगम आरएफसी की स्थापना कब हुई? 1955 में। मुख्यालय लगभग अपने राजस्थान में लगभग मुख्यालय तो इनके सबके जयपुर के अंदर है, तो 1955 के अंदर राज्य वित्त आयोग का वित्त निगम का गठन किया गया। कृषि व ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था है नाबार्ड। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई है। कहाँ पे है? मुंबई है, ये याद रखना। ये तो ये टोटल आपके 100% थे जितने भी थे, ठीक है, टोटल 100% थे आपको दिए। ऐप में आपको टेस्ट भी मिल गया, ऐप की इसकी पीडीएफ भी मिल गई जिसका आप टेस्ट दे सकते हो सिर्फ, और सॉल्यूशन आपको मिल रहा है। निरंतर अध्ययन करें अच्छे तरीके से। बाकी नानक क्लासेस पे सारी टेस्ट सीरीज चल रही है, आरएस प्री से लेकर और नीचे कांस्टेबल है, संगणक है, सूचना सहायिका, सब प्रकार की टेस्ट सीरीज है। ज्वाइन कीजिए नानक क्लासेस ऐप और निरंतर अध्ययन कर लिए अभ्यास के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।